हेलो दोस्तों, मैं सर्कल पे आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के कोर्स को, जिसमें हम आज सिर्फ बेसिक हल्का सा शुरुआत करेंगे, ज़्यादा आज करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो है और आने वाले समय पर कुछ 2 या 3 वीडियोज़ के बाद फिर वीडियोज़ की लेंथ जो है वो लंबी होगी और काफ़ी लंबी लंबी वीडियोज़ बनेंगी। शुरुआत में मैं बस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि वीडियोज़ कैसी बन रही हैं और किस तरह से हो रहा है, तो इसलिए छोटी वीडियो होंगी। एक दूसरी चीज़ और है, जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको हिंदी में दिख रहा होगा बहुत सारा हिस्सा, तो ये हिंदी में कुछ टाइम हिंदी में रहेगा, क्योंकि कुछ नोट्स पहले से बने हुए थे। मतलब इंग्लिश में भी हैं ये और हिंदी में भी हैं। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज में हैं, तो उसके बाद फिर ये हिंदी वाले पोर्शन को हटाकर पूरा इंग्लिश में कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट पहला चैप्टर हमारा हमारा सेट्स यानी समुच्चय करके है। आपने देखा ही होगा अपने सिलेबस में, और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं पूरे कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, और क्वेश्चन आंसर बाद में प्रैक्टिस होगी। आपको बताया गया था क्वेश्चन आंसर अलग से होंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भी मिलते रहेंगे बीच बीच में, जहाँ ज़रूरत होगी उस जगह पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेट्स यानी समुच्चय होता क्या है, ये जॉर्ज कैंटूर ने दिया था, जो जर्मन के मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने कहा था कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इनने डेफिनेशन बोली है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन पे ही पूरा सेट बना हुआ है। अगर आपको सेट की डेफिनेशन नहीं आई समझ में, मतलब ये याद करने वाली चीज़ नहीं, समझ में नहीं आई, तो आप कभी बता ही नहीं पाओगे कि कोई चीज़ सेट है या नहीं है। कोई भी अगर हमें दिया गया होगा कि एक कुछ ऐसी चीज़ दी गई होगी, वो सेट है या नहीं है पता ही नहीं चलेगा। और जब आपको सेट नहीं पता चलेगा, तो आपको फिर इसके बाद आने वाला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि दो सेट के बीच में रिलेशन कौन सा है, या दो सेट के बीच में एक रिलेशन है जिसको फंक्शन बोलते हैं। तो आपको जब सेट ही नहीं पता है तो रिलेशन कैसे समझ में आएगा। ठीक है, मतलब आ भी जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा और गलती हो सकती है बहुत जगह पर। तो इसलिए हमें इसको समझना है। तो लिखा है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज़ तो इसमें हमें दिख रहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है हमको। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा टॉप 10 बुक्स जो हैं स्टोरीज वाली, उनका कलेक्शन कर लेते हैं। या हमने कहा कि भाई क्रिकेट, ये जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सारे स्पोर्ट्स का कलेक्शन कर लेते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें कर रहे हैं हम कलेक्शन। ठीक है, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी कलेक्शन किया और उसको हम बोल दें कि ये सेट है, ऐसा नहीं होगा। वो होना क्या चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए। डिफाइंड यानी डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन मीन्स वो हर आदमी के लिए, इस पूरे यूनिवर्स में रहने वाले हर आदमी के लिए एक ही आंसर हो उसका, उसके अलावा दूसरा आंसर देने पर ही गलत हो जाए। ठीक है, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, नीचे उदाहरण दिए हैं। भारत की नदियों का संग्रह है, यानी मतलब जो जितनी भी इंडिया में रिवर्स हैं उन सारी रिवर्स का कलेक्शन कह रहा है। तो इंडिया की सारी रिवर आप कहोगे अगर, तो अगर कोई ढूंढेगा तो वो सारी रिवर्स को कलेक्ट कर सकता है ना। तो यानी ये हर आदमी के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। कोई भी आदमी अगर गूगल में या कहीं पे जाके बुक्स में ये ढूंढेगा, तो वो ढूंढने के बाद जब लाएगा और दूसरा आदमी भी लाएगा, तो दोनों की रिवर्स लगभग सेम होंगी, कोई अलग रिवर होगी नहीं। तो ये एक सेट है हमारे लिए। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला की, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26 अल्फ़ाबेट, उनका कलेक्शन कहेंगे, तो वो भी सबके लिए सेम होंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई इसमें ए से जेड तक आ रही हैं तो कोई बीच के 2-3 हटा दो। ठीक है, तो यानी ये भी एक क्या है, हमारा सेट है। ऐसे दूसरा प्राकृतिक संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर्स का सेट कह रहा है। तो नेचुरल नंबर का सेट अगर किसी से भी बनाने होगे तो 1 2 3 4 5 करके फिर डॉट डॉट यही करेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 2 4 6 8, वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेट है, कौन से नहीं हैं, क्योंकि हमें कौन से हैं ये तो पता चल गया है, गलती कहाँ पर होगी या कौन से नहीं होंगे वो देखना है। तो उसके लिए अब आप नीचे देख रहे होंगे, एक दो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि विश्व के, ये यहाँ पर बोला है विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। यानी बताइए कि विश्व के 10 कह देते हैं, 10 सबसे डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन बोले अगर, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी आदमी को कोई और करेक्ट लगेगा सबसे खतरनाक जानवर 10 जानवरों में से, और किसी को कोई दूसरे 10 जानवर लगेंगे। ठीक है, हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकते। किसी को मान लीजिए कि भाई शेर से ज़्यादा डर लगता हो, और किसी को हो सकता है कि भाई चीता से ज़्यादा डर लगता हो या हाथी से ज़्यादा डर लगता हो। तो वो उनके एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर चेंज हो सकता है हमारा सेट। तो यानी ये हमारे लिए क्या नहीं है, एक सेट नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनीशन सेम नहीं है सभी के लिए। ठीक है, तो अगला है
क्योंकि दूसरा देखिए सेट वाला एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कि अगर आपको पता होगा तो आपने अगर इंटरव्यू देखे होंगे तो बहुत जगह पर वो पहला क्वेश्चन सेट ही पूछते हैं जब भी आपका लेक्चरर का यानी पीजीटी का अगर इंटरव्यू होता है, तो एक क्वेश्चन अगर उनके दिमाग में सेट आ गया तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सेट होता क्या है। तो आपको बताना है कि एक सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए फॉर एवरीवन। ठीक है। आगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी जो टॉप 11 प्लेयर्स हम कहें अगर क्रिकेट के, तो उनका कलेक्शन कहेगा। तो आप बताइए, इसमें किसी को सचिन पसंद होगा तो किसी को एम एस धोनी पसंद होगा। इस तरह से 11 के 11 खिलाड़ी सेम नहीं हो सकते हर किसी के लिए, यानी होने हर किसी के लिए चाहिए वो। ठीक है। तो यानी ये भी हमारे लिए सेट नहीं है, इस तरह की चीज़ें सेट नहीं होंगी। ये हमारी एक्सरसाइज जब आप देखोगे तो पहली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि यही हैं काम के, जो ज़्यादा काम के हैं। वैसे तो वो भी काम का था। ठीक है। पहला इसमें लिखा है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। हाँ ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि दूसरा, ये पहला बोल रहा है कि जो भी हमारा सेट होगा उसके जितने एलिमेंट होंगे अंदर, उनको ए बी सी करके दिखाएंगे। ठीक है। छोटी ए बी सी डी पे दिखाएंगे, कहना चाह रहा है। बड़ी ए बी सी डी का यूज नहीं किया जाएगा। और दूसरा बोला है किसी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, और जब सेट बोल रहे हैं, मान लीजिए कि एक सेट बी है, तो ऐसे बी इक्वल टू अंदर पर इसको ए बी सी छोटे एलिमेंट्स के फॉर्म में दिखाया जाएगा अंदर। ये अंदर वालों को तो एलिमेंट्स को स्मॉल ए बी सी डी में दिखाया जाएगा, और जो मेन साइट का नाम होगा उसको कैपिटल ए बी सी डी में दिखाया जाएगा। और इसको करली ब्रैकेट, ये दिख रहा होगा आपको, करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा इन एलिमेंट्स को। इसको एक साइड बोलेंगे, सेट को दिखाने का एक तरीका है। और इसके अंदर मान लीजिए अगला लिखा है कि एक अगर एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, यानी इसमें अगर ए एक एलिमेंट आपको दिख रहा है जो बी में है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए, और ये बिलोंग्स टू का साइन लगाकर ऐसे करोगे। बिलोंग्स टू का साइन ये है। ठीक है। यहाँ लिखा गया है कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, और इसी साइन का यूज हमें करना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ, यानी कैसे भी इस सेट को डिनोट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, दिखाने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही तरीके हैं। ठीक है। दो तरीकों में फर्स्ट वाला टाइप है रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप, इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म इंग्लिश में। ठीक है। ये हो गया। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को देख लो। रोस्टर फॉर्म में जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरा साइड बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसमें इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे कि ये लिखा है एक एन एक दिखा दिया इनने, सेट है एन, बड़ी एबीसीडी से किसी भी मतलब कोई भी एबीसीडी का कोई भी वर्ड ले सकते हैं हम लोग। उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। उन्होंने लिखा है वाई, इसके अंदर क्या आएगा, वाई आएगा। वाई एक एलिमेंट है, जो क्या होगा वो आगे दिया गया है, ये सच दैट करके। वाई एक प्राकृत संख्या, यानी वाई इज अ नेचुरल नंबर लिखा है। तो वाई जो है एक नेचुरल नंबर है, तो वाई की जगह पर आप नेचुरल नंबर लिखोगे आप 1 2 3, यानी इसको ओपन करोगे तो ऐसा बनेगा। लेकिन बिल्डिंग के फॉर्म में लिख दिया है, बिल्डर के फॉर्म में, यानी उसको छोटा करके लिख दिया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइड बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमें इस तरह से एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है। और रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख देना है। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट, और दूसरा साइड बिल्डर फॉर्म में उसको घुमा कर। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब बाद में एक्सरसाइज के, तो आपको पता चलेगा। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। उसमें लिखा है समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखते समय किसी अवयव को दो बार। हाँ, तो जब आपने ये देखो स्कूल है, अगर आपसे कहे कि स्कूल के सारे एलिमेंट्स को एक सेट के फॉर्म में लिखो, तो आप ऐसे बनाओगे, भाई आपको पता ही है। और वो भी अगर आप रोस्टर फॉर्म में बना रहे हो तो एस लिख दोगे पहला, दूसरा सी लिख दोगे, तीसरा एच लिखोगे, चौथा ओ लिखोगे, पांचवा भी ओ है। तो जब दो ओ आ रहे हैं एक साथ तो उनको एक ही बार लिखा जाता है, दो बार नहीं। फिर एल लिख दोगे, यानी इसमें देखो ओ को हमने एक ही बार लिखा है, क्योंकि इसका जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को लिखते समय दो बार नहीं लिखा जाता। चाहे वो किसी भी वर्ड के बीच में 10 बार आया हो, उसको एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 2 बार ओ आया है, तो उसको लिखते समय देखिए एक ही बार लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तो
रोस्टर फॉर्म का भी हमें हो गया क्लियर। अगला है रिक्त समुच्चय, यानी अभी मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं चीज़ों को, यानी हमें एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। और इसको दिखाने के दो तरीके हैं, एक तो एक कर्ली ब्रैकेट दिखा दो और अंदर कुछ भी मत दिखाओ, यानी ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट है। या अगर ऐसे नहीं दिखाना है तो सीधे आप फाई बना दो, इसको फाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाई ऐसे पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी सेट को दिखाने का ये तरीका है, फाई करके दिखा दो। आप कहो कि ए क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ए इक्वल टू फाई लिख दो, या आप लिख दो ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, बस आसानी से हो जाएगा। इतना सा काम करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो सिंपल ही है, कोई इसमें इतनी अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट इतना सिंपल। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ए इक्वस टू एक्स, और एक्स है कह रहा है, ए के अंदर एक्स आएंगे, और एक्स कहाँ से निकलेगा? एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और एक्स क्या है? एक विषम है कह रहा है, यानी एक एक्स एक ऑड नंबर है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो आप एक्स से निकालोगे तो अंडर रूट 4 जाएगा, ओपन करेंगे तो +2 और -2 दो एलिमेंट आएंगे। अब बताइए क्या इन दोनों में से कोई भी हमारा ऑड नंबर है? नहीं है, यानी इसका मतलब एक्स जो यहाँ आना था वो इन दोनों में से आता, और इन दोनों में से वो आ नहीं सकता क्योंकि इसने बोला है एक्स ऑड नंबर है, तो यानी ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट किसे कहते हैं? जो चीज़ हमें पता हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, या काउंटेबल सेट भी कह सकते हैं इसको। और इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे ये हमारे पास ए इक्वल टू 1 2 3 लिखा है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो आप कह दोगे कि भाई ये क्या है? फाइनाइट सेट है। दूसरा, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर दूसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट, जिसमें लिखा है कि इसमें एलिमेंट्स के नंबर जो हैं वो क्या हैं? इनफाइनाइट होते हैं, यानी हमें पता नहीं होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया है कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट जो है, कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, ये तो चलता रहेगा ना। इनफाइनाइट इसमें एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाके ख़त्म होने वाला है। नंबर चलते रहेंगे, 1000 2000 1 लाख 2 लाख। तो इसलिए हमें पता नहीं है इस वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट, यानी हमारा जिसमें हमें एलिमेंट्स की नंबर्स पता ना हो। आगे बढ़ेंगे। इक्वल सेट्स, जैसे नाम से पता चल रहा होगा सेट्स लिखा है, यानी दो अलग अलग सेट को इक्वल कर देंगे तो ही वो इक्वल होंगे। तो इसको इक्वल करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात कि दोनों ही सेट के अंदर, मान लीजिए एक ये सेट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है 2 3 1, दोनों इक्वल हैं या नहीं है कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, 3 इसमें हैं 3 इसमें भी हैं। उसके बाद हर एलिमेंट, एक एलिमेंट पहले सेट का दूसरे एलिमेंट के किसी न किसी सेट के बराबर हो। ऐसे ही देखिए यहाँ 2 2 के बराबर है, 3 3, और कोई भी एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बचना चाहिए? वो शुरू में कह दिया हमने कि भाई सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तो कैसे होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ए का कोई हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच करता हो, बराबर हो उसके, और बी का हर एलिमेंट ए के एलिमेंट के बराबर हो, मतलब बी का एक एलिमेंट ए के एक एलिमेंट के बराबर हो। नीचे दिया भी गया है 1 2 3 4, यहाँ 4 2 3 1, आगे पीछे हो सकते हैं। वो इतना ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आगे पीछे हो सकते हैं लिखने में, देखिए, लेकिन एक एलिमेंट एक के इक्वल होगा और बराबर एलिमेंट होंगे दोनों में, ठीक है, ताकि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ना बच जाए कहीं पर। अब आगे बढ़ते हैं सबसेट्स। सबसेट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा है, इतना कोई टफ नहीं है। सबसेट में क्या लिखा है? ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए क्या हमारे पास सेट है, इसके सबसेट बनाओ अगर हमसे कहेगा तो हम, और बी इक्वल टू बी कॉमा सी है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर से ले लिया एक सेट, दूसरा बी। अब हमसे बोल रहा है कि बताओ कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, मतलब जो बी है वो बड़ा होना चाहिए और ए जो है वो छोटा। ये देखिए, ए अगर बी का सबसेट है कह दे, तो यानी जिसकी ओर को ओपन वाला है वो क्या हो? बड़ा होना चाहिए, और पीछे वाला छोटा होना चाहिए, और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। एक भी नहीं हुआ तो सबसेट नहीं कहलाएगा। तो इतना सा है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हो ए और बी लिखे गए हैं। अब बताओ इसमें किसके एलिमेंट किसके अंदर हैं? बी के एलिमेंट जो बी और सी हैं वो ए में भी हैं, तो यानी बी ए का सबसेट होगा। तो बी को ए का सबसेट दिखा दिया, सबसेट का साइन ये हो गया, सी के आकार का होता है, थोड़ा सा आगे को लंबा सा।
तो ये हो गया हमारा सबसेट, ठीक है। और अगर सुपर सेट कहें तो ऐसे लिखा है ना, उपसमुच्चय सबसेट हुआ, तो ये अधिसमुच्चय सुपर सेट हुआ। तो अब देखिए इसमें बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो हमने कहा बी तो हो गया भाई सबसेट, और ए जो हो गया जो बड़ा वाला है उसको सुपर सेट बोला है। नाम ही सुपर से दिख रहा होगा कि बड़े वाले को सुपर सेट कहा जाता है और छोटे वाले को क्या, सबसेट कहा जाता है। और कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। जैसे दूसरा दिया है, ए में ये दिए हैं, बी में ये दिए हैं। अब बताइए कि ए के बी में एलिमेंट हैं या बी के ए में है, किसी के नहीं है, तो नॉट ए सबसेट लिखा है, तो नॉट लिखने के लिए इसको लिख के कट कर देना है सबसेट लिखकर, बस। और अब आपके पास एक और चीज़, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो ए और बी दोनों बराबर होते हैं। कैसे? ए बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और बी ए का सबसेट होगा तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। ऐसा कब हो सकता है? जब ए और बी में बराबर और सेम एलिमेंट हों, तभी क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, नहीं तो हो ही नहीं सकता है ऐसा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर इतनी सी है।